Hey everyone, welcome to my channel NeatNet. As we know the foregoing discussion that genetic material and recombinant DNA is not possible without tool of recombinant DNA technology. So आज का टॉपिक हमारा यही है कि टूल ऑफ recombinant टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है. So let's discuss. फर्स्ट जो है वो है DNA मैनिपुलेटिंग एंजाइम. मैनिपुलेट करना मतलब क्या होता है, कैसे हम किसी चीज को डिसीजन, जैसे हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में लेमन लैंग्वेज में बोले तो डिसीजन कैसे हम किसी का चेंज करते हैं या उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं. जैसे हम अपने मम्मी पापा को कभी कभी किसी जैसे गोवा जाने के लिए मैनिपुलेट किया होगा आप लोगों ने कभी, तो ठीक वैसे ही जो डीएनए है, डीएनए मैनिपुलेट एंजाइम क्या करता है, कुछ चेंज करता है. ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करता है. तो उसके लिए हमें किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर. पहले भी हमने लेक्चर में इसको पढ़ा है कि सीजर क्या करता है, उसको कट करने में हमें हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज पॉलीमरेज एंजाइम. पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन करवाता है. मतलब अगर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वो जो जीओआई है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई अमाउंट में, तो हम उसे क्या करते हैं, पीसीआर में डालते हैं. और पीसीआर में क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि उसे रेप्लिकेट करता है या फिर उसको एम्प्लीफाई करता है. ठीक है. थर्ड वन इज डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज क्या होता है, जो एक सील करने का काम करता है, जो एंड्स को जोड़ता है. ठीक है, तो ये तीन क्या है, मैनिपुलेट एंजाइम है, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम. सेकेंड वन इज वेक्टर. वेक्टर हमने देखा था प्लाज्मिड. प्लाज्मिड का हमने एग्जांपल लिया था कि प्लाज्मिड क्या है, एक वेक्टर है. तो वेक्टर क्या करता है, वेक्टर एक व्हीकल का काम करता है जो हमें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा. ओके तो जैसे हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने एनिमल सेल का जीन लिया था, ठीक है, डीएनए लिया था, एनिमल सेल का हमने डीएनए लेके किसमें इंसर्ट किया, प्लाज्मिड में. उसके साथ हमने उसको ज्वाइन किया था विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज. क्लियर है ना. ओके नाउ थर्ड वन इज होस्ट. होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जब लास्ट में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था, फिर हमें किसकी जरूरत थी, किसका मतलब हमें नीड क्या था, होस्ट का, जिसको हमने एज इक्वलाई एक्ट एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म है. ओके, होस्ट में क्या करते हैं, होस्ट जो है वो अपना मशीन जो है, उसका जो रेप्लिकेशन का जो मशीन है वो तो ऑटोमेटिकली वर्क कर ही रहा है. तो हम क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंसर्ट कर देते हैं, देन वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको भी रेप्लिकेट करता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है. ठीक है, इंसुलिन का भी हमने ऐसे ही किया. इंसुलिन का जो अमाउंट है, आपको पता है डायबिटीज पेशेंट को हर दिन चाहिए होता है इंसुलिन. ठीक है, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है बहुत हाई है, तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना पड़ता है. इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इकोलाई में डालते हैं और इकोलाई जो है वो उससे बहुत सारा अमाउंट में रेप्लिकेट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने टूल्स तो अभी तक पढ़ लिया था, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोर. मतलब यही है पूरा चैप्टर जो है मेन, क्योंकि स्टेप्स हमें पता होना चाहिए कि जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं उसके स्टेप्स क्या है, कैसे होता है वो वन बाय वन. ओके, सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए. आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्यों करना है, हमें जो डीएनए का रिक्वायरमेंट है, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस बनाना है या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाना है, उस डीएनए को हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है. वो आइसोलेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है सेल, जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. तो वो जो हमें मेम्ब्रेन जो है उसे ब्रेक तो करना होगा ना, उसको निकालने के लिए, आइसोलेट करने के लिए डीएनए को. तो इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, एंजाइम. ये वर्क कौन करता है, एंजाइम करता है. ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे. सेकेंड होता है फ्रेगमेंटेशन. हमने फ्रेगमेंटेशन किया था, आप याद करो वो वाला डायग्राम जिसमें मैंने एनिमल सेल लिया था और उसको डीएनए से आइसोलेट किया. ठीक है, हमने उसका डीएनए जो था उसको आइसोलेट किया था. आइसोलेट करने के बाद जो हमने ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में लिया था, फिर हमने क्या किया, उसका जो डीएनए है, जब डीएनए हमारे पास आ गया तो हमें उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत है, जिससे हम उसको कट लगाएंगे, क्योंकि हमें वो जीन जो डीएनए था वो उसको किसमें, प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट करना है. ठीक है, तो सेकंड हमें किसकी जरूरत होगी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन मतलब उसको ब्रेक करना, इधर वो एंड से करेगा या फिर मिड से करेगा, वो डिपेंड करता है, अभी मैं उसको डिटेल में बताऊंगी. थर्ड होता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. हमने क्या किया, आइसोलेट कर लिया. ठीक है, अब हमारे पास वो जो डीएनए था, जैसे हमारा ड्रग रेजिस्टेंट था या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, उसको हमने आइसोलेट कर लिया. आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे. लाइगेट कैसे करेंगे, डीएनए लाइगेज से. एग्जैक्टली राइट. अब डीएनए लाइगेज क्या करेगा, उसको प्लाज्मिड में हेल्प करेगा अटैच होने में. जब वो हम उसमें प्लाज्मिड में उसको अटैच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके, नाउ हम उसको क्या करेंगे, होस्ट में डाल देंगे. क्लियर है, होस्ट कौन सा था, इकोलाई. ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें. तो इसमें हमने क्या किया, होस्ट को इकोलाई में डाल दिया.
इकोलाई में डालने के बाद क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। अब उस होस्ट सेल को कल्चर करेंगे स्मॉल स्केल में भी और लार्ज स्केल में भी। अगर हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, बायोरिएक्टर चाहिए, जो हमारा टैंक होता है ना, जो वेसल टाइप होता है वो चाहिए उसको प्रोडक्शन करवाने के लिए। जब हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे अपना डिजायर प्रोडक्ट, जिसको हमने जो अगर हम उसको बोले डाउन स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम उसको अब बाहर की तरफ भेज सकते हैं, जिससे कि वो सारे जो हमें नीड, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। फाइन, तो हम इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमें पता है कि जो डीएनए हमें आइसोलेट करना है, तो ये बताओ क्या डीएनए डायरेक्ट आइसोलेट हो सकता है क्या, उसके साथ और इम्प्योरिटीज नहीं होगी ना। जैसे हमारे पास वैसे नॉर्मली देखो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, हम सब कुछ उसको उसके साथ ही एक साथ एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो उसको हमें वन बाय वन उसको ट्रीट करना पड़ता है, जैसे आरएनए को आरएनए से, प्रोटीन को प्रोटीएज से, ओके। तो अगर देखो, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, अच्छा सबसे पहले तो सेल देखते हैं। जैसे एनिमल सेल, अगर मान लो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जैसे हमने देखा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की जो थ्रेड लाइक डीएनए जो है वो वहां पे अपेयर करता है, उसी को हमें आइसोलेट करना है। हमें क्या आइसोलेट करना है, डीएनए आइसोलेट करना है, ओके। तो अगर हम देखें जो डीएनए होता है वो डीएनए इंक्लोज है किसमें, पूरे मेम्ब्रेन में। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एंजाइम की। अब हर डिफरेंट, जैसे बैक्टीरिया है उसके लिए अलग एंजाइम चाहिए, प्लांट के लिए अलग एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लाइसोजाइम चाहिए होता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उसकी वॉल को ब्रेक करेगा। नाउ सेकेंड वन इज प्लांट। प्लांट का जो हमारा सेल वॉल होता है वो किसका होता है, सेलुलोज का। तो उसके लिए क्या चाहिए, सेलुलेज चाहिए। और अगर हम फंगस की बात करें तो उसका जो सेल वॉल होता है वो किसका है, काइटिन। तो हमें क्या चाहिए, काइटिनेज। तो ये क्या है, ये इनके एंजाइम है जो कि उसके सेल वॉल को ब्रेक करेंगे सो दैट वी कैन आइसोलेट द डीएनए, और उसके आगे का प्रोसेस हम कर पाए, ठीक है। तो जब हम इसको आइसोलेट करते हैं, जब हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, तो क्या बस डीएनए आइसोलेट होगा, नहीं, हमारे पास क्या आएगा, आरएनए भी आएगा, उसके साथ साथ प्रोटीन भी आएगा, ठीक है। आरएनए को हम कैसे रिमूव करेंगे, आरएनए से, और प्रोटीन को प्रोटीएज से। लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, डीएनए विद सम इम्प्योरिटीज। हम उसको क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ था नीट में। हम चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं इसके लिए, याद रखना। चिल्ड इथेनॉल जो है उसको सारे इम्प्योरिटी जो है उससे फ्री आउट कर देता है, एंड देन हमें एक सस्पेंशन में थ्रेड लाइक डीएनए मिलता है जिसको हम आइसोलेट करते हैं। तो ये जो है ये हमारा पहला स्टेप है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्लियर है। तो डीएनए क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डीएनए तो आइसोलेट करना पड़ेगा जिसको हमें उसमें लाइगेट करना है, ओके। तो जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अच्छा उससे पहले कि जो बैक्टीरियोफाज है, सुना होगा बैक्टीरियोफाज सबने, क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर में भी दे रखा है कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है, जो वायरस को वो ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। आपको क्या लगा कि वायरस बस हमें ही इन्फेक्ट करता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है। गंगा जल में देखा होगा कि आपने पानी हमेशा बोलते हैं कि साफ ही रहता है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे ऐसे बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट है जो ग्रोथ जो है ना, इकोलाई जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, वो उसको इन्फेक्ट करता है। लेकिन इन 1963 में जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवरी किया कि वहां पे दो एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को, ठीक है। तो जो इकोलाई में, तो हमने उसको जाना कि ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है उसमें जिसकी वजह से वो बैक्टीरियोफाज इकोलाई को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आइए देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसने क्या किया, जैसे कोई भी बैक्टीरियोफाज एंटर हुआ, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल जैसे एंटर हुआ, अगर हम ये डायग्रामेटिकली देखें तो ये जैसे इकोलाई का है, ठीक है। इकोलाई में हमारा बैक्टीरियोफाज, तो ये जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे इसका जेनेटिक मटेरियल इसने इकोलाई में डाला, क्या होगा यहाँ पे,
ये इसके जो ग्रोथ है, जो इकोलाई का जो मेन जो डीएनए होता है उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, उसको रेप्लिकेट नहीं करने देता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या देखा, मतलब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जैसे ये जो हमारा डीएनए था, ये तो हमारा था उसका प्लाज्मिड का, इकोलाई का था, और ये है हमारा बैक्टीरियोफाज का, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, इसके जो डीएनए था ना उसको कट कर दिया। अच्छा, अब इसी को क्यों कट किया, इकोलाई वाले को क्यों नहीं कट किया, दोनों तो सेम ही होंगे। तो इसने क्या किया, जो हमारा इकोलाई जो था, इकोलाई कैसे प्रिवेंट कर रहा है वो मैं बता रही हूँ कि एक तो मिथाइलेशन किया आपने सेल्फ डीएनए को, सेल्फ डीएनए जो था उनका, जैसे ये हमारा अगर सेल्फ डीएनए, उसको क्या कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया, ठीक है। जब मिथाइल हो जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। और प्लस ये बैक्टीरियोफाज जो है उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा, बैक्टीरियोफाज उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा, ब्रेक तो करेगा उसको, ठीक है। वहीं पर जो दूसरा है, ये जो है ये क्या है, ये नॉन मिथाइलेटेड है, ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए था, ये नॉन मिथाइलेटेड है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसे आराम से कट कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, कट कर देगा इस डीएनए को। तो ये डीएनए जो है ये कट हो जाएगा और जिसकी वजह से वो वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये इसका मेन प्रिवेंट करने का, खुद को बचाने का तरीका था, ठीक है। ये था हमारे टाइप 1 में। टाइप 1 जो था वो तो दोनों काम कर रहा है, मिथाइलेशन, सेल्फ को भी मिथाइलेशन कर रहा है, प्लस दूसरे वाले जो था, जो एलियन जिसको हम बोल सकते हैं, उसको जैसे बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए था उसको कट भी करता है। वहीं पे जो टाइप 2 है उसके पास ये एबिलिटी नहीं है, वो क्या करता है, वो बस कट करता है, ठीक है, मिथाइलेशन नहीं करता। मिथाइलेशन के लिए उसको मिथाइलेज मिल जाएगा, मिथाइलेज जो है वो उसको ये वाला काम कर लेगा। उसका मेन काम क्या है, वो बस कट करता है, जो भी बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए यहाँ पे एंटर करता है ना, उसको ब्रेक कर देता है। जैसे ये अगर ऐसे ऐसे ब्रेक कर देगा, ऐसे ब्रेक करने के बाद क्या वो इन्फेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यही है इसका मेन। अच्छा, टाइप 1 जो है उसको किसने, कौन से साइंटिस्ट ने किसने इन्वेंट किया है, इनका नाम है आर्बर। वहीं पे टाइप 2 जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको हैमिल्टन, ठीक है। अगर ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको याद होना चाहिए, आर्बर एंड हैमिल्टन, हैमिल्टन ने टाइप 2 किया है। तो बायोटेक में कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो ज्यादा यूज होता है, टाइप 2। क्यों, क्योंकि जो टाइप 1 है ना उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, एटीपी। एटीपी जहां पे चाहिए ना उससे हम दूरी भागते हैं, क्योंकि एटीपी एज अ मनी वर्क करता है, ठीक है। एटीपी वहां पे हमें लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो काम करेगा। इसलिए हम टाइप 1 जो है उसको कम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू टाइप 2। टाइप 2 में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, इसमें हमें एटीपी नहीं चाहिए होता है, इस वजह से ये जो है ये काफी यूज होता है। अच्छा, एक और रीजन है कि अगर हम कट करने के बाद, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट करता है, तो वो एकदम स्पेसिफिक साइट पे अगर कट करेगा तो उसी का डिमांड ज्यादा होगा ना। तो टाइप 2 जो है वो एकदम पर्टिकुलर साइट पे कट करता है, इस वजह से इसका डिमांड जो है बायोटेक इंडस्ट्री में ज्यादा है। तो आज हम यही तक पढ़ रहे हैं, इससे आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।